है गाइस, जिस तरह से समुद्र से नायाब मोती ढूंढे जाते हैं, वैसे ही मैं आपके लिए एक से एक शानदार और लाजवाब मूवीज और सीरीज लाता रहता हूं। और आज भी आपके लिए ऐसी ही एक हिडन जेम लाया हूं जिसका नाम है बारबेरियन। इसीलिए अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दो। ये सीरीज रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, जब रोमन्स हर तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कत्लेआम मचा रहे थे। इसीलिए अब इस सीरीज को और ज्यादा स्पॉइल न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम एक जर्मनी कबीले को देखते हैं, जहां पर एक बच्चा भागते हुए अपने घर पर जा रहा होता है और इस बच्चे का नाम है एंसगर। तभी इसके सामने थसनेल्डा आ जाती है, जो इसकी बड़ी बहन है, और ये एंसगर को पकड़ लेती है। पर तभी इनके पिता सेगिस्टस आकर थसनेल्डा से कहते हैं कि ये सब छोड़ो और जल्दी ही तैयार हो जाओ, क्योंकि दूसरे कबीले के सरदार हेडगन तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि दूसरे कबीले के सरदार हेडगन यहाँ पर आ जाते हैं और ये थसनेल्डा को चेक करने लगता है, पर थसनेल्डा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी इसके पिता हेडगन से कहते हैं कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जिसके बाद थसनेल्डा का छोटा भाई कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे अभी ही मार दूं। पर इधर थसनेल्डा के पिता हेडगन के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं, जिस पर हेडगन सरदार कहता है कि आधे चांद की रात को मैं उसे लेने आऊंगा, शादी के लिए तैयार रहना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का एक जंगी दस्ता यहाँ पर आ जाता है। ये लोग अक्सर इनके कबीलों में आते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने इन सभी को अपना गुलाम बना रखा है और ये सभी कबीलों को अपनी जागीर समझते हैं। और फिर रोमन्स कहते हैं कि महान रोम के महाराज एगस्टस का आदेश है कि तुम सभी कबीले वालों को अब से 20 गाय और 50 यूनिट अनाज देना होगा। जिस पर कबीले के सरदार सेगिम कहते हैं कि इतना तो हम पैदा भी नहीं करते, तुम्हें वाकई हमारी हालत देखकर लगता है कि हमारे पास इतना कुछ होगा। जिस पर मेटलस कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, हम 3 दिन बाद वापस आएंगे। और फिर इनके जाने के बाद कबीले के सरदार सेगिस्टस से कहते हैं कि हमने रोमन्स के साथ शांति का समझौता करा हुआ है, उसके बाद भी वो हमारे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। पर सेगिस्टस कहता है कि हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, वो हमें चींटी की तरह मसल देंगे। पर सरदार कहते हैं कि सभी कबीले के सरदारों को बुलाओ, अगर हम सब एक हो जाएं तो रोमन्स हम पर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जिस पर सेगिस्टस कहता है कि तुम जानते हो कि बाकी कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। पर सरदार कहते हैं कि उन्हें बुलाओ, मैं बात करूंगा। और फिर रात होते ही हम देखते हैं कि सभी कबीले के सरदार यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर सरदार सेगिम इन सभी कबीले के सरदारों से कहते हैं कि रोमन्स अब जुल्म की सभी हदें पार करते जा रहे हैं। वो पहले ही हमसे हमारे बच्चे छीन कर ले जा चुके हैं और अब वो हमसे हमारे खाने के निवाले तक छीन रहे हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि या तो हम सब एक हो जाएं या फिर ऐसे ही गुलामी में मर जाएं। पर तभी सरदार हेडगन यहाँ पर दूसरे सरदार की बेइज्जती कर देता है, जिस पर बाकी सरदारों की भी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ खिंच जाती हैं। पर तभी सरदार सेगिम इन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि यही वजह है जो आज तक हम रोमन्स के पैरों की जूती बने हुए हैं। जिस पर सरदार गेरनोट कहते हैं कि सही कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, इसीलिए अब हम सबको एक होकर रोमन्स से लड़ना होगा। पर तभी सेगिस्टस कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा रोमन्स है जो हमारे सिर उठने से पहले ही कुचल देंगे, इसीलिए हमें शांति समझौते को ही कायम करना होगा। जिस पर हेडगन भी कहता है कि मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ, हम रोमन्स से नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए अब मजबूरन सरदार सेगिम को रोमन्स के साथ शांति का समझौता ही कायम रखना होगा। तभी फोकविन थसनेल्डा को देख लेता है, जो यहाँ पर इन सबकी बातें सुन रही थी। पर जैसे ही ये यहाँ से भागती है तो तभी फोकविन इसके पीछे आकर जल्दी ही इसे पकड़ लेता है और इससे कहता है कि तुम हमारी बातें सुन रही थी। जिस पर थसनेल्डा कहती है कि इन कायर सरदारों से ज्यादा बहादुर तो मेरा छोटा भाई है। और अब हमें पता चलता है कि थसनेल्डा और फोकविन एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर जाते वक्त थसनेल्डा इससे कहती है कि मेरे पिता ने सरदार हेडगन के साथ मेरी शादी तय कर दी है और मैं किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करूंगी। जिस पर फोकविन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे तुम्हें छीन लूंगा, चाहे मुझे तुम्हें यहाँ से लेकर ही क्यों ना भागना पड़े। और फिर इधर हम देखते हैं कि रोमन सल्तनत का एक ताकतवर कमांडर अपनी छावनी पर आता है, जिसका नाम आर्मेनियस है। और यहाँ पर रोमन्स ने एक बहुत बड़ी सेना की छावनी बना रखी है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि इस सेना के गवर्नर वेरस आर्मेनियस के आने पर कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है मेरे बेटे, तुम्हारी कमी बहुत खल रही थी। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि एंसगर फोकविन को तंग कर रहा होता है। तभी फोकविन का दोस्त यहाँ पर आकर कहता है कि आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं, रोमन्स आते ही होंगे अपनी लगान लेने के लिए। पर फोकविन कहता है कि हम उन्हें नहीं देंगे। जिस पर इसकी माँ कहती है कि हमें रोमन्स के साथ शांति का समझौता कायम रखना होगा, इसीलिए फोकविन भी अपनी बकरी और बाहर हम देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना सामान लेकर आ रहे हैं ताकि रोमन्स को दे सकें। तभी सेगिस्टस
सेगेस्टस फोकविन के पिता से कहता है कि इतना सब काफी नहीं होगा, पर तभी यहाँ पर रोमन्स आ जाते हैं और वो इनसे कहते हैं कि इस लगान से हमारा क्या होगा, इसीलिए ये अपने सैनिकों को अंदर से और सामान लाने को कहते हैं। तभी सरदार सेगिम कहते हैं कि रुको, हमारे पास और नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। पर रोमन्स किसी की नहीं सुनते और इनका सारा सामान लूट लेते हैं और सरदार से कहते हैं कि हमारे इस पवित्र ईगल को चूमो और फौरन अपने घुटनों पर बैठकर इसके आगे झुको। पर सरदार इसके आगे नहीं झुकते। तभी सेगेस्टस खुद आकर ईगल को चूम लेता है, पर तभी थसनेल्डा आकर अपने पिता को रोक लेती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर मेटिलस को गुस्सा आ जाता है और वो थसनेल्डा को उसके बाल पकड़कर घसीट लेता है और जब इसका भाई इसे बचाने की कोशिश करता है तो मेटिलस उसे जख्मी कर देता है। तभी सरदार सेगिम कहते हैं रुको, तुम यही चाहते हो ना, लो तुम्हारे ईगल को चूम लिया और इसके आगे झुक गया, बस हमारे कबीले का खून बहाना बंद कर दो। जिसके बाद मेटिलस कहता है ठीक है, सारा सामान लेकर चलो यहाँ से। पर इधर हम देखते हैं कि एंसगर की हालत बहुत खराब हो चुकी है और फिर देर रात तक कबीले की पुजारन अपने मंत्रों से और पूर्वजों की आत्मा से इसका इलाज करने की कोशिश करती है, पर एंसगर को होश नहीं आता और थसनेल्डा अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुस्से में यहाँ की एक झील के पास चली जाती है और उसमें अपना खून डालकर आत्माओं से मदद मांगने लगती है और कहती है कि ब्लड ऑफ वोमेन, मुझे ताकत दो ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं और उन जालिमों को चुन चुनकर मार सकूं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रोमन्स की छावनी पर बेरवुल भी काम कर रहा होता है। तभी मेटिलस यहाँ पर ब्रुक्टेरी कबीले के सरदार गर्नर को पकड़कर ले आता है और वेरस से कहता है कि सभी कबीलों ने लगान दे दिया है, पर ये ब्रुक्टेरी कबीले का सरदार लगान देने से इनकार कर रहा है। जिस पर वेरस कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, पर सरदार गेरनोट इनके ईगल पर थूक देता है। जिस पर आर्मेनियस वेरस से कहता है कि ये बारबेरियन कबीले अपने तौर तरीकों को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए ये हमारे तरीके नहीं अपनाएंगे, हमें इनसे किसी और तरह से निपटना होगा। पर वेरस कहते हैं कि ये सभी रोमन्स के गुलाम हैं, इसीलिए तौर तरीके इनके नहीं बल्कि रोमन्स के चलेंगे और इन्हें ही हमारे तरीके सीखने होंगे। जाओ उसका सर काट दो ताकि बाकियों को सबक मिल जाए। और फिर कोई और रास्ता न होने पर आर्मेनियस को अपने मुंह बोले पिता के आदेश पर सरदार गेरनोट का सर काटना पड़ता है, जबकि बेरवुल्फ इसे देखकर अपने लोगों की बेबसी पर रो रहा होता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि रोमन्स के हमले से एंसगर का अब दिमागी संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और ये एक तरह से अपाहिज हो चुका है। इसकी माँ से इसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए इसके पिता सेगेस्टर आकर इसे गले से लगा लेते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब फोकविन थसनेल्डा के पास आता है तो थसनेल्डा इससे कहती है कि हम रोमन्स को सबक जरूर सिखाएंगे, हम उनकी सबसे कीमती चीज उनसे छीनेंगे, उनका वही पवित्र ईगल जिस पर वो गरूर करते हैं। और फिर इधर रात को हम रोमन्स की छावनी में आर्मेनियस को देखते हैं जो उसी ईगल के खेमे में आता है, पर तभी इसे बाहर से एक भेड़िया देख रहा होता है और आर्मेनियस जैसे ही बाहर जाता है तो वो फौरन भाग जाता है। जबकि फोकविन भी थसनेल्डा को बांधकर यहाँ पर ले आता है और जब सिपाही इसे बाहर रोकते हैं तो ये उन्हें बताता है कि इस लड़की को मेटिलस ने बुलाया है इसके साथ रात बिताने के लिए और तुम जानते हो कि उन्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि ये किस तरह की लड़की है। जिस पर सिपाही फौरन इन दोनों को अंदर भेज देते हैं, पर थोड़ी आगे जाते ही खेमे के पास इन्हें खेमे के बाहर वाले सिपाही रोक लेते हैं। जबकि इधर फोकविन के दो और साथी गटर के रास्ते से रोमन की छावनी में घुसने लगते हैं और इधर फोकविन इन दोनों सिपाहियों से कहता है कि इस लड़की को मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और जैसे ही सिपाही इसके करीब आते हैं तो ये दोनों फौरन उन पर हमला करके इन्हें ईगल वाले खेमे में ले जाते हैं और जल्दी ही इन्हें मार देते हैं। और अब तक फोकविन के दोनों साथी भी गटर के रास्ते से होते हुए छावनी में घुस जाते हैं और इधर ये दोनों भी जल्दी ही उस ईगल का डंडा अलग करके इसे रख लेते हैं। पर बाहर अब आर्मेनियस को भी शक होने लगता है, पर अब तक फोकविन के दोनों साथी कुछ रोमन्स को मारकर उनके कपड़े पहनकर आ जाते हैं और तभी आर्मेनियस को भी लाशें मिल जाती हैं और वो समझ जाता है कि कैंप में घुसपैठ हुई है, इसीलिए वो फौरन सबको चौकन्ना कर देता है। पर अब तक फोकविन के साथी रोमन सिपाहियों के भेष में इन दोनों को यहाँ से आराम से निकाल लेते हैं और रोमन्स के खेमे में आग लगने से किसी का भी ध्यान इन चारों पर नहीं जाता और ये चारों बड़ी ही आराम से इनके पवित्र ईगल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर इसके बाद आर्मेनियस को यहाँ पर इनमें से किसी एक का लॉकेट मिल जाता है जो एक भेड़िए का दांत होता है और जब आर्मेनियस फौरन जाकर इसे अपने वाले लॉकेट से मिलाता है तो ये समझ जाता है कि यहाँ पर कौन आया था। और जब ईगल चोरी की खबर वेरस को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी मेटिलस कहता है कि आप मुझे 100 सिपाही दे दीजिए, मैं उस ईगल को ढूंढकर वापस ले आऊंगा। जिस पर वेरस पूछते हैं और तुम ये काम कैसे करोगे, यहाँ पर सैकड़ों बारबेरियन के अलग अलग गाँव और कबीले हैं। पर मेटिलस कहता है कि मैं एक एक करके उन सभी को जला दूंगा जब तक वो हमारे ईगल को वापस नहीं कर देते। जिस पर वेरस कहते हैं बेवकूफ, वो यही तो चाहते हैं
कि हम कुछ ऐसा करें जिससे सभी कबीलों में बगावत भड़क जाए। तभी आर्मेनियस कहता है कि पिताजी आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने आप ही उस ईगल को वापस ढूंढ कर ले आऊंगा। जबकि अगली सुबह हम देखते हैं कि फोकविन अपने साथियों के साथ कबीले में उस ईगल को ले आता है, जिसे देखकर सभी कबीले वाले चौंक जाते हैं और साथ ही इन पर फक्र भी करने लगते हैं, क्योंकि इन चारों ने रोमन से ये ईगल नहीं बल्कि उनका गरूर छीना है। तभी सरदार सेगिम भी यहाँ पर आ जाते हैं और फोकविन फौरन ईगल ले जाकर अपने सरदार को दे देता है। सरदार देखते हैं कि पूरा कबीला इनके इस कारनामे पर फक्र कर रहा है, इसीलिए सरदार भी इस ईगल को उठाकर हुंकार भर देते हैं और सभी कबीले वाले इस ईगल को बीच में रखकर इसके चारों ओर नाचने लगते हैं और रोमन्स के खिलाफ अपनी पहली जीत का जश्न मनाने लगते हैं। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि आर्मेनियस अकेले ही इनके कबीले की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ईगल इनके कबीले वाले ही चुरा कर लाए हैं। और सेगेस्टस भी चुपचाप कबीले से बाहर निकल जाता है और फिर जल्दी ही कबीले में खबर फैल जाती है कि रोमन्स आ रहे हैं। इसीलिए सरदार कहते हैं कि फौरन इस ईगल को अंदर ले जाकर छिपा दो और दरवाजा बंद कर दो। पर ये देखते हैं कि इनकी तरफ सिर्फ एक अकेला रोमन ही आ रहा है, जो कि आर्मेनियस होता है। और फिर जल्दी ही ये इनके दरवाजे पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सरदार कहते हैं कि फौरन दरवाजा खोलो। और फिर जैसे ही सरदार बाहर इसके पास जाते हैं तो आर्मेनियस इनसे कहता है कि कैसे हैं पिताजी आप। और फिर इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जंगल में 3 बच्चे मिलकर एक भेड़िए का शिकार करके उसे मार देते हैं और उसके दांत निकालकर एक एक अपने पास रख लेते हैं और आपस में कसम खाते हैं कि हम तीनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और ये तीनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि इसमें एक आर्मेनियस, एक तस्नेल्डा और एक फोकविन होता है। तभी यहाँ पर रोमन्स आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों जल्दी ही इन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। और आर्मेनियस फौरन अपने पिता के पास कबीले में आ जाता है और उनसे कहता है कि पिताजी रोमन्स आ रहे हैं, छिप जाइए। पर रोमन्स यहाँ पहले से ही होते हैं और सरदार अपनी पत्नी को समझाते हैं कि रोमन्स हमारे बेटों का ख्याल रखेंगे। और फिर ये शांति समझौते के तौर पर अपने छोटे बेटे को रोमन्स को दे देते हैं और बड़े बेटे आर्मेनियस को भी। और ये बातें आज भी आर्मेनियस के दिमाग में घूमती रहती हैं। तभी इसके पिता कहते हैं कि काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? जिस पर आर्मेनियस कहता है कि वो ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि ईगल आपके पास है, वो मुझे वापस दे दीजिए। मैं वेरस को पता भी लगने नहीं दूंगा कि वो आपके कबीले ने चुराया था और मैं यहाँ से बाज लिए बिना नहीं जाऊंगा। जबकि इधर सेगेस्टस भी रोमन छावनी में वेरस के पास आ जाता है और वेरस को बता देता है कि मैं जानता हूँ कि आपका पवित्र बास कहाँ है। जबकि इधर सरदार भी उस ईगल को निकाल रहे होते हैं। तभी बेरुल्फ इनके पास आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो रोमन कबीले में है, इसीलिए हमें हमारा हक चाहिए। जबकि आर्मेनियस कबीले से बाहर फोकविन और तस्नेल्डा से मिलने के लिए आता है और इनसे कहता है कि मुझे याद है वो दर्दनाक लम्हा जब रोमन्स मुझे तुम दोनों से दूर करके ले जा रहे थे, पर वो मेरे दिल से तुम्हें नहीं निकाल पाए। लेकिन अब मैं यहाँ उस बास के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ कि उसे तुमने ही चुराया है। ये दांत वाला लॉकेट तुम्हारा है तस्नेल्डा, तुम लोग जानते नहीं कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी है। पर ये दोनों कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि तुम्हें रोमन्स की ताकत का अंदाजा भी नहीं है, तुम उनके सामने नहीं टिक पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ से उस ईगल को ले जाने आया हूँ। वो पवित्र ईगल मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जबकि इधर छावनी पर वेरस सेगेस्टस से कहता है कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारा सर भी यहाँ पर भाले पर टंगा होगा। और इधर आर्मेनियस जब कबीले में वापस आता है तो उसके सामने बेरुल्फ आ जाता है और इससे कहता है कि तुम कातिल हो, तुमने एक सरदार को मेरी आंखों के सामने मारा था, वो मेरा रिश्तेदार था, इसीलिए अब मैं तुमसे बदला लूंगा। और फिर जल्दी ही बेरुल्फ इस पर हमला कर देता है और आर्मेनियस भी इससे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर ये दोनों आपस में बहुत ही बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। पर आर्मेनियस जल्दी ही जख्मी हो जाता है और इसी वजह से वो ठीक से नहीं लड़ पाता, पर फिर भी ये बेरुल्फ को काबू करके जल्दी ही उसे हरा देता है। और फिर कुल्हाड़ी फेंककर जब यहाँ से जा रहा होता है तो तभी बेरुल्फ पीछे से दोबारा हमला कर देता है, पर अपने दोस्त को ऐसे देखकर तभी फोकविन इसे पीछे से हमला करके बेहोश कर देता है और कहता है कि कोई और है जो मेरे दोस्त को मारना चाहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार जब आर्मेनियस की मरहम पट्टी करने की कोशिश करते हैं तो आर्मेनियस इनसे कहता है कि आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है, आप तो सालों पहले ही रोमन से मेरा सौदा कर चुके हैं। जिस पर इसके पिता कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो रोमन्स पूरे कबीले को जलाकर राख कर देते। मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और भी सरदारों ने अपने अपने बेटे दिए थे। तभी हम देखते हैं कि बाहर बेरुल्फ दोबारा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ने लगता है, जिस पर सरदार कहते हैं कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। और फिर सरदार खुद बाहर आ जाते हैं, पर बेरुल्फ गुस्से से बेकाबू हो रहा है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि पीछे से आर्मेनियस ईगल को लेकर यहाँ से भाग जाता है, पर तभी फोकविन भी ईगल को वापस लाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर आर्मेनियस घोड़े पर होता है, इसीलिए उसे
पकड़ने के लिए फॉकविन जंगल के शॉर्टकट रास्तों से जाकर उसका पीछा करता है, पर आर्मेनियस जल्दी ही इसे चकमा देकर निकल जाता है। पर फॉकविन पहाड़ी के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगता है और आर्मेनियस को देखते ही ये ऊपर से कूद जाता है, पर तभी आर्मेनियस इसे बेहोश कर देता है और कहता है कि कभी तो दिमाग चला फॉकविन। और फिर आर्मेनियस इसे ऐसे ही छोड़कर उस ईगल को लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक रोमन जस्ते के साथ वेरस भी अब इनके कबीले में आ जाता है और इसके साथ सेगिस्टस भी होता है। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं कि अपने जख्म की वजह से आर्मेनियस की हालत बिगड़ने लगती है और इधर कबीले में वेरस कबीले के सरदार से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अपने बहुत ही काबिल बच्चे दिए हैं, पर मैंने भी उन्हें अपने बेटों की तरह ही पाला है। वो बहुत ही आज्ञाकारी है और हर हुक्म को बिना सवाल जवाब के पूरा करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये बातें तो होती रहेंगी। चलो अब काम की बात पर आते हैं। हमारा ईगल कहाँ है? उसे चुराने वाला कहाँ है? अगर कबीले की भलाई चाहते हो तो वो ईगल और उसे चुराने वाले को मेरे हवाले कर दो। जबकि बाहर थसनेल्डा अपने पिता से कहती है कि ये आपने क्या किया, जिस पर सेगिस्टस कहता है कि फिक्र मत करो, इन्हें नहीं पता कि तुम भी शामिल थी, मैंने तुम्हारा नाम निकाल दिया है। और इस सब का इल्जाम अब फॉकविन पर आ चुका है। जबकि अंदर सरदार वेरस से कहते हैं कि बारबेरियन कभी भी अपनों को धोखा नहीं देते, जिस पर वेरस कहता है ठीक है, तो फिर हमें अपने तरीके से ही करना होगा। और इधर थसनेल्डा फॉकविन के परिवार को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही रोमन्स आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और फॉकविन के पिता को मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये फॉकविन के पूरे परिवार को मारकर सलेब पर लटका देते हैं। और वेरस इनसे कहता है कि अगर शांति फिर से बहाल करनी है तो हमारे ईगल और उसे चुराने वाले को हमारे हवाले कर दो, और जब तक वो दोनों हमारे पास नहीं आ जाते इनकी लाशें ऐसे ही लटकी रहेंगी। अगर उससे पहले किसी ने इन्हें उतारने की कोशिश करी तो उसकी और उसके परिवार की लाशें भी यहीं पर ऐसे ही टंगी होंगी। और फिर रोमन्स के जाते ही सभी कबीले वाले सेगिस्टस पर चढ़ जाते हैं कि तुम गद्दार हो, पर सेगिस्टस कहता है कि गद्दारी मैंने नहीं की, बल्कि फॉकविन ने उस ईगल को चुराकर शांति समझौते को तोड़ा है। अगर वेरस को सच्चाई खुद पता चलती तो यहाँ इन चारों के बजाय पूरे कबीले की लाशें लटकी होती। और फिर हम देखते हैं कि होश में आने के बाद फॉकविन भी यहाँ पर आने लगता है, लेकिन थसनेल्डा उसे बाहर ही रोकने की कोशिश करती है, पर फॉकविन नहीं रुकता और अपने परिवार की लाशें देखकर ये पूरी तरह से टूट जाता है। पर थसनेल्डा कहती है कि यहाँ से चले जाओ फॉकविन, वो तुम्हारा सर काट देंगे, मैं वादा करती हूँ कि मैं इनका अंतिम संस्कार कर दूंगी। तभी बेरुल्फ भी आकर इससे कहता है कि फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, हम इनका बदला जरूर लेंगे। और फिर तभी इसके मुड़ते ही ये इसे बेहोश करके जंगल में अपने साथ ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि गिरते पड़ते आर्मेनियस भी आखिरकार उस ईगल को लेकर रोमन्स की छावनी पर आ ही जाता है। और फिर इसकी मरहम पट्टी के बाद वेरस इसके पास आकर कहते हैं कि मुझे और पूरे रोम को तुम पर गर्व है कि तुम उस ईगल को नहीं बल्कि हमारे फक्र को वापस लाए हो। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि पिताजी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे वापस फिर से रोम भेज दीजिए। पर वेरस कहता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है, इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, इसीलिए उस ईगल को चुराने वाले का सर काटकर मेरे पास लाओ, और उसका नाम है फॉकविन। और फिर हम देखते हैं कि वेरस के जाते ही आर्मेनियस के पास मेटलस आ जाता है और ये आर्मेनियस से कहता है कि वेरस ने मुझे आदेश दिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और जब तक हम उस फॉकविन का सर काटकर नहीं ले आते हम वापस नहीं लौटेंगे। और फिर इसीलिए ये लोग जल्दी ही फॉकविन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में मेटलस आर्मेनियस से कहता है कि ये बारबेरियन अपनी खाल के लिए अपनी माँ तक को बेच सकते हैं, तो फॉकविन क्या चीज है। जबकि इधर जर्मेनिक कबीले में हम देखते हैं कि थसनेल्डा फॉकविन के परिवार की लाशों को लटका हुआ देखकर अब अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक पाती। जबकि इधर जंगल में बेरुल्फ फॉकविन से कहता है कि हमें बदला लेने के लिए अपने जैसे और लोगों को जोड़ना होगा जो रोमन से नफरत करते हैं, और सबसे पहले हम ब्रुक्टेरी कबीले के पास जाएंगे, क्योंकि जब से रोमन्स ने उनके सरदार को मारा है तब से वो उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे हैं, और उनकी जगह अब जो कुनोल्फ नाम का नया सरदार बना है वो भी मेरा रिश्तेदार है, इसीलिए वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और इसी उम्मीद में ये लोग फौरन ब्रुक्टेली कबीले की तरफ चले जाते हैं। जबकि इधर जर्मेनिक कबीले में हम देखते हैं कि थसनेल्डा खुद ही अब इन लाशों को उतारने लगती है। तभी सरदार भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी बाकियों से कहते हैं कि इनकी लाशें उतारने में मदद करो, और फिर ये सभी लोग मिलकर फॉकविन के परिवार की लाशों को उतारने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर रोमन्स आ जाते हैं जो कि आर्मेनियस ही होता है। और फिर अंदर आने के बाद थसनेल्डा आर्मेनियस से कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही की तरफ खड़े हो। तभी मेटलस इनसे कहता है कि किसके हुक्म पर तुमने इन्हें उतारा है। जिस
पर सरदार कहते हैं कि मैंने हुक्म दिया था, अगर हम अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते तो क्या खाक इंसान है हम। जिस पर आर्मेनियस कहता है ठीक है, इन सबको उतार कर इनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करो। और जबकि इधर हम देखते हैं कि बेरुल्फ और फोकविन अपने साथियों के साथ जल्दी ही ब्रुकटेली कबीले में आ जाते हैं और फिर यहाँ के सरदार कुनोल्फ आकर बेरुल्फ से मिलते हैं और फोकविन से कहते हैं कि वो तुम ही हो ना जिसने रोमन्स की छावनी में घुसकर उनका ईगल चुराया था। आज रात तुम सब यहाँ पर रुक सकते हो, हमें वो पूरी कहानी सुननी है। जबकि इधर जर्मेनिक कबीले में हम देखते हैं कि आर्मेनियस सरदार के पास आता है और उनसे कहता है कि फोकविन कहाँ है। जिस पर सरदार कहते हैं कि मैं नहीं जानता, पर उसे सजा मिल चुकी है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि उसे बख्श दो। पर आर्मेनियस कहता है कि मुझे उसका सर चाहिए, वरना यहाँ सबके सर कटेंगे, सारे गाँव वालों के। जबकि ब्रुकटेली कबीले में हम देखते हैं कि ये सबको उस बास को चुराने की कहानी सुना रहे होते हैं और यहाँ पर सरदार ने पूरी दावत का इंतजाम कर रखा है। और फिर सरदार कुनोल्फ से कहते हैं कि तुम जब चाहो यहाँ पर पनाह ले सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस पर फोकविन कहता है कि हम बदला लेना चाहते हैं। तभी सरदार कहते हैं तो चलो उन सबका सर काट देते हैं, आज से हम सब तुम्हारे साथ हैं। जबकि इधर जर्मेनिक कबीले में ये सब लोग मिलकर अपनी पुजारन के साथ फोकविन के परिवार का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी आर्मेनियस भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन थस्नेल्डा इससे कहती है कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। पर जब आर्मेनियस बाहर आता है तो जल्दी ही इसे फोकविन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए ये लोग फौरन उसके पीछे जाने लगते हैं। जबकि इधर ब्रुकटेली कबीले में हम देखते हैं कि ये सब सो रहे होते हैं, पर फोकविन की आंख खुल जाती है और वो खुले हुए दरवाजे को देखकर बाकियों को भी उठाने लगता है। पर तभी यहाँ की लड़कियां ही पीछे से इनके गले काटने लगती हैं। ये सब सरदार कुनोल्फ की ही चाल थी। पर फोकविन और उसके साथी इनसे लड़ते हुए जल्दी ही बाहर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और बेरुल्फ इनसे कहता है कि मैं इस दरवाजे को रोक कर रखता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। और जैसे ही ये लोग भागते हैं तो तभी पीछे से सरदार कुनोल्फ बेरुल्फ को मार देता है। जिस पर सरदार का साथी कहता है कि ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपके रिश्तेदार और हमारे मेहमान थे। जिस पर सरदार कहता है कि रोम से इनके सरों की अच्छी कीमत मिलेगी। और फिर सुबह जब रोमन्स यहाँ पर आते हैं तो इन्हें सिर्फ बेरुल्फ की लाश ही मिलती है। जबकि इधर जंगल में थस्नेल्डा से पुजारन कहती है कि फोकविन को तुम्हारी जरूरत है, अपने भाई को मुझे दो और उसके पास जाओ। जबकि इधर फोकविन भागते हुए अपने साथियों के साथ काले जंगल में आ जाता है। तभी इसका साथी लू को कहता है कि आज तक काले जंगल से कोई वापस नहीं आया। जिस पर ये लोग कहते हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, कम से कम रोमन्स तो यहाँ नहीं आएंगे। और फिर जल्दी ही ये लोग काले जंगल में अंदर चले जाते हैं, पर इनका एक साथी डरकर पीछे भाग जाता है और अंदर जाते हुए फोकविन का साथी इससे कहता है कि लू को बाहर से ही भाग गया। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि रोमन्स भी जंगल में बाहर ही ठहरे हुए होते हैं। मेटलस आर्मेनियस से कहता है कि उन लोगों की लाशें उतारकर तुमने वेरस के हुक्म की नाफरमानी की है। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। तभी सिपाही इसके पास ल्यूको को पकड़कर ले आते हैं, जो बहुत डरा हुआ है और रो रहा होता है। तभी आर्मेनियस इसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि आओ मेरे पास। और फिर ये इसे खाना वाना देकर इससे पूछता है कि फोकविन कहाँ पर है। जिस पर ये कहता है कि मुझे नहीं पता, पर आर्मेनियस कहता है कि तुम जानते हो, मुझे बस उसका पता बताओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद लूको इन्हें बता देता है कि फोकविन और उसके साथी काले जंगल में है। जिसका पता चलते ही मेटलस पीछे से इसे मार देता है। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि ये तुमने क्या किया, पर मेटलस कहता है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। और फिर जल्दी ही ये लोग यहाँ से काले जंगल के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये पास में ही थे। और चुपचाप अंदर आने के बाद इन्हें फोकविन और उसके साथी अंदर बैठे हुए ही मिल जाते हैं और ये फौरन इन पर हमला कर देते हैं। रोमन्स को देखते ही फोकविन और उसके साथी भी इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये तादाद में काफी कम है और रोमन्स बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए ये जल्दी ही इन सबको मारकर फोकविन को पकड़ लेते हैं। तभी मेटलस तलवार आर्मेनियस को देकर कहता है कि खत्म करो इसे, पर आर्मेनियस अपने दोस्त को मारने के बजाय इसका ही गला काट देता है और फिर अकेले खुद ही बाकी रोमन्स को भी मार देता है। मतलब अब क्या आर्मेनियस ने अपना रास्ता बदल दिया है? जो आर्मेनियस खुद कल तक कहता था कि हम रोमन्स को नहीं हरा सकते, आज वो अपने दोस्त के खातिर खुद ही रोमन्स के खिलाफ हो गया है। क्या अब रोमन्स इन सबको अपनी विशाल सेना के पैरों तले रौंदकर खत्म कर देंगे? और जब वेरस को अपने बेटे की इस गद्दारी के बारे में पता चलेगा तो वो इसे कितनी दर्दनाक मौत देगा, या फिर जब तक आर्मेनियस खुद को ही उससे बहुत बड़ा कर लेगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। इसीलिए दबाकर इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में पार्ट 2 का तूफान मचा दो, क्योंकि अगले पार्ट में एक बहुत बड़ी जंग आपका इंतजार कर रही है, जो सिर्फ इस वीडियो के रिस्पॉन्स पर ही निर्भर करती है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ यूट्यूब को कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है, ताकि वो औरों को भी ये वीडियो दिखाए। और हम मिलते हैं आपसे अगली